हो जाएगा। नमस्ते भाइयों बहनों, मेरे बिलवेड एडवोकेट ब्रदर सिस्टर्स। राहुल मस्कर साहब ने बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तो ले लिया है, मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एक मेरे को गर्व की बात ये होती है कि बॉम्बे पुलिस मेरे को रिपीटेडली बुलाई जा रही है फॉर लेक्चर्स। 500 अधिकारी एक हॉल में जमा होकर किए हैं लेक्चर। 500 अधिकारी एक साथ जमा होना एक बड़ी चीज होती है। ऑफिसर्स, कांस्टेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग आईपीएस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे हमने लेक्चर लिए हैं ऑलरेडी। नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, जुडिशरी के भी लेक्चर लिए विद ऑफिशियल रिक्वेस्ट फ्रॉम जुडिशियल ऑफिसर्स, राइटिंग में लेटरेट पे जज के पास से कि हमारे लोक कल्याण वगैरह में हमने लिया है। और ये ऐसा नहीं कि उनके पास और लेक्चर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं कि जब से कानून आया तो उनकी ट्रेनिंग चालू नहीं है, लेकिन मेरा जो एक जुनून रहता है कि स्टडी करके पूरा उसका पुराना कानून क्या नया कानून क्या, सिर्फ वो फर्क नहीं देखना है, उसका अंजाम क्या होने वाला है पब्लिक पर, प्रैक्टिस में, पुलिस की कार्रवाइयों में और वकीलों पर भी। तो ओपनिंग आपको पहले एक अच्छी बात बता देता हूं इसकी कि क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस, डिफेंस प्रैक्टिस बहुत ही मेहनती होने वाली है। डेंजरस नहीं बोलूंगा, मेहनती होने वाली है। हाँ, मेहनत इतनी बढ़ने वाली है कि पक्का वकीलों की फीस बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर किसी की पीसी 14 दिन में खत्म होती थी और वो जेसी में जाता था, तो उसके पास अगर वो जेसी के टाइम चार्जशीट हो गई और आपने बेल के लिए डाला तो आसान हो जाता था, सर पीसी संप लिया है, चार्जशीट झाली, आता काय रहेगा। अभी वो चेंज हो गया है, अभी वैसा नहीं है। अभी पीसी के बाद जेसी, जेसी के बाद चार्जशीट, चार्जशीट के बाद दोबारा पीसी का पावर है। तो आपको कई चीजें नई मिलेगी सुनने में, बताऊंगा। अंजाम जो है, जो पावर जो पुलिस को दिया है, पहले वो बता देता हूं, क्योंकि जब तक ये समाज को सिविलाइज सोसाइटी बना के रखना है, मेरी आपकी जवाबदारी मॉरल तो है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी है, लेकिन उससे ज्यादा कानून की जवाबदारी होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आने को इसलिए हिचकते, डेवलपमेंट कंट्री में हम आगे बढ़ने को थोड़ा इसलिए पीछे थे कि यहाँ पे कोर्ट के केसेस जो है ना, वो संजय दत्त वाला डायलॉग आता है मेरे को याद, तारीख पे तारीख चलते रहते हैं। सॉरी, सनी देओल का, आई एम सॉरी, मैं पिक्चरों में इतना ये फैमिलियर नहीं हूँ पिक्चर एक्टरों के बारे में, लेकिन वो डायलॉग याद था मुझे। वो सारा खत्म होने वाला है, तारीख पे तारीख वाला मामला। कानून इतने भयानक आइले हैं, मैं राहुल जी से भी बहुत सहमत हूं जो उन्होंने कहा। एक विषय पर मैं थोड़ा सा, मेरी राय अलग है कि कानून इतने भयानक है कि आज जो पावर यूएपीए में है, एमसीओसी में है, जो टाडा में था और जो ईडी के पास है, वो चारों को मिला के उससे ज्यादा पावर ये नवे आईपीसी, दैट इज भारतीय न्याय संहिता में डाल दिया है। वो कैसा डाला है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। साहब ने बीएनएस का ले लिया है, लेकिन मैं वो लास्ट में टच करूंगा सब्जेक्ट। पहले आपको सीआरपीसी ले लूंगा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। ये सबका अंजाम ऐसा होगा कि मैंने सारे नोट्स स्पेसिफिकली बनाए, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी डाल दिए हैं। जो बुक्स जो बड़ी थी वो थोड़ी कम पड़ गई थी मेरे पास, वो बनाने वाले के पास आदमी नहीं थे, तो हम छोटी बुक्स बनवा के भी ले आए। सेम है, पेज नंबर वगैरह सेम है। तो उसमें ऐसा है सर कि जो पहला मामला जो आता है, सबसे खतरनाक चीज जो है इसमें सीआरपीसी में, जो नई बीएनएसएस है, उसमें यह कि सेक्शन 187 जो पीसी जो है ना, 60 डेज हो गई सारे केसेस के लिए, 90 डेज हो गई जहां पर 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट है, 10 साल से ज्यादा भी नहीं, 10 और मोर देन 10 इयर्स, म्हणजे ज्या ज्या गुन्ह्यामध्ये 10 वर्षाची सजा प्रिस्क्राइब्ड आहे किंवा ठरवली आहे, त्याच्यात किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सजा असेल तर त्यांना कंपल्सरीली 90 दिवस पर्यंत पीसी है। आता पीसी कसं घेणार है, इसमें बेल एप्लीकेशन, देखो मैं जो मेरा तजुर्बा है, मैं सबके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। क्रिमिनल लॉ में वकील को अक्सर अच्छी फीस तब आती है जब या तो आरोपी फरार होता है एबीए के लिए, या तो जब अंदर होता है तभी बहुत सीरियसली बात करते हैं। एक बार चार्जशीट हो गया, ट्रायल हो गया, फिर फिक्र नहीं रहती, मालूम है बरसों तक चलेगा, विटनेस आएंगे कि नहीं गारंटी नहीं है। अभी वो भी चेंज होने वाला है, ट्रायल वाला मामला भी चेंज हो। तो ये बेल का मामला बहुत कठिन हो गया है।
अगर पुलिस ने दुरुपयोग किया तो ये सेक्शन कैसा दुरुपयोग होएगा वो भी बताऊंगा। और उसके सेक्शन पे जाने के पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम सब जब कॉलेज में पढ़े होंगे, इंक्लूडिंग साहब भी और अपने देसाई साहब भी, तो एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में एक चीज जरूर पढ़ाई गई थी, आपने भी शायद पढ़ाई होगा आपके लॉ के समय। एक फेमस जजमेंट थी, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तो हर एक ने पढ़ी है, बरोबर है। पुलिस ऑफिसर्स को भी वही पढ़ाई जाती है गाइडलाइंस के लिए। एक वो जजमेंट थी, वो जजमेंट वॉश आउट हो गई है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं होती है। उसके कुछ छोटे छोटे पुर्जे उठा के सेक्शंस में डाल दिए हैं और बाकी वो वॉश आउट हो गई। जैसे उसमें क्या था, एक मुद्दा वॉश आउट क्या हो गया है कि पहला तो ये कैसे वॉश आउट हो गई वो समझाऊंगा, नॉट बिकॉज महेश वासवानी सेइंग के वॉश आउट हो गई है, वो कैसे हुई है वो भी समझाऊंगा। 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो है वो उनका असर जो अभी पुलिस फायदा उठाने वाली वॉश आउट होने का वो पहले बता देता हूँ। एक डीके बासु, दूसरी एक जजमेंट थी जिससे पुलिस बहुत डरती थी। वकील लोग अक्सर अपना लेटर डालते थे, माझा क्लाइंटची तक्रार आहे, अमुक अमुक पैरा रिलेवेंट आहे, ही जजमेंट जोड़ लिया है, ललिता कुमारीची जजमेंट है, वो जजमेंट भी खत्म हो गई। उसके अलावा अभी एक और जजमेंट थी जिससे हाई कोर्ट ने काफी गाइडलाइंस ली थी। एक सीनियर पे को तो 2 लाख रुपया कॉस्ट भरने को ठोक दिया था अभी, क्योंकि उसने एक प्रोफेसर को अरेस्ट किया था, म्यूजिक टीचर को, जो अपनी स्टूडेंट को अश्लील फोटोज और वीडियो कुछ भेजता था। और तारदेव पुलिस स्टेशन की एक लेडी ऑफिसर से उसका वकील साथ में गया था उज्जत करने को, तो आरोपी को तो उसने उठा के अंदर डाल दिया, उसका मोबाइल लेके, जबकि उसको रिकवर करना था वीडियो वगैरह। तो वो लेडी ऑफिसर जो थी ना, उसको सीनियर पे को सबके एफिडेविट मांगे, क्योंकि उसकी पनिशमेंट 5 साल से कम थी या 5 साल तक थी, अर्नेश कुमार जजमेंट, उसको 2 लाख का कॉस्ट ठोक दिया। तो अभी अर्नेश कुमार भी चली गई है, ललिता कुमारी गई, डीके बासु गया, अर्नेश कुमार गया। एक और जजमेंट थी लैंडमार्क जिसके ऊपर से 167(2) सीआरपीसी लागू होता था, वो 167(2) तो चला गया, वो थी सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी। ये जजमेंट में अर्नेश कुमार का मैं समझाना जरूरी नहीं, सबको पता है क्या है अर्नेश कुमार, ललिता कुमारी भी पता है। अनुपम कुलकर्णी क्या था कि अगर किसी ने पुलिस कस्टडी में अरेस्ट किया है आरोपी को कोई भी जांच के लिए, तो वो आरोपी का कस्टडी उस दिन से चालू होता है और मैक्सिमम 15 दिन, दैट इज अरेस्ट का दिन गिन के, तो 14 दिन पीसी मैक्सिमम मिलती थी। और वो 14 दिन की गिनती पहले अरेस्ट के दिन से शुरू होती है। अगर 3 दिन में आरोपी को प्रोड्यूस किया रिमांड पे पीसी के बाद, और आरोपी बोलता है साहब माला ऑफिसर ने मारहाड़ के लिया है, तो उसको जेसी डालते थे, 2 दिन बाद दूसरा ऑफिसर अपॉइंट हो गया, फिर पीसी लेता था। लेकिन वो दोबारा जो पीसी लेने वाला मामला है, वो सिर्फ 14 दिन के अंदर खत्म करना था, वो अभी खत्म हो गया है। एक बाजू ये चीज खत्म हो गई और अभी 60 डेज 90 डेज आ गया है। और इसका अंजाम क्या और कैसा इफेक्ट होगा, जो वकीलों को बहुत बुरी चैलेंजेस आने वाली है। अच्छी चैलेंज बोला जाए, बुरी नहीं, वकील सारे होशियार है, डरते नहीं चैलेंजेस से। और लेडीज ही हंस रही तो आप सोचो बाकी सब कितने और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेडीज भी नहीं, लड़कियां बोलना चाहिए। खैर सर जी, मेरा अभी आपको पॉइंट पे आ जाता हूं, बेल वाले मुद्दे पर। अभी मान लो पुलिस ने कार चोरी का गिरोह पकड़ा है, एक जन पकड़ा गया, एक खरीदने वाला पकड़ा गया, 2 जन को डाल दिया अंदर, उसको रिमांड में प्रोड्यूस कर दिया, उसका 10 दिन में जांच पूरा हुआ, दोबारा 2-5 दिन मिल गए, फिर 10-15 दिन में हो गया, ऐसा 20-25 दिन निकाल के उसकी जांच हो गई, दोनों को डाल दिया जेसी में। उसके 2-3 महीने में पुलिस ने चार्जशीट भी डाल दी मान लो। उसके बाद वकील साहब के पास क्लाइंट पूछता है साहब कि मेरा आरोपी कस्टडी में था, रिकवरी हो गया जो होना था, जेसी हो गई थी, 3 महीना जेसी में, चार्जशीट भी हो गई है, चार्जशीट के बाद 5-10 दिन चले गए, आई एम विलिंग टू बाइंड बाय ऑल द कंडीशंस, जो कंडीशंस आप डालेंगे मैं वो कंडीशन। लेडी वाइस प्रेसिडेंट जी आए हैं, उनको आने को जगह दी, तो वो अगर सारी कंडीशंस में मानने को तैयार हूं, मेरे क्लाइंट को बेल दे दो। ये अक्सर हमारा बेल एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहता है और ये रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर आपने इसी बेल एप्लीकेशन डाली, जो पीसी हो गया, जेसी हो गया, चार्जशीट हो गई है, और अपने बेल एप्लीकेशन डाली, तो एक चीज बरकरार रखी है इसमें कि IO2 से PP2 से तो आने वाला ही है, वो तो रुक नहीं सकता है, फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि दोनों बाजू का सुनने का। अभी PP का से तो आ गया, खतरा आ जाता है IO के पास जाते वक्त। IO के पास बहुत बड़ा पावर दे दिया है कि आप कोई भी स्टेज पर
कितनी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो अदालत की परमिशन के बगैर, और आपको सिर्फ अदालत को ट्रायल चालू हो गया, एविडेंस चालू हो तो जाके आपको परमिशन लेनी है। ठीक है, ये एक सेक्शन है छोटा मोटा। अभी उसमें अगर आपकी बेल एप्लीकेशन जाती है आयोग के पास, आयोग को इतना ही करना है साहेब, त्याचे एक आरोपी होता तामिळनाडूवरून आम्ही आणला आहे त्याच केसमध्ये, त्याला आत्ता आणलाय आज, आमचं ऑब्जेक्शन आहे बेलसाठी, आणखी ते जे आतमध्ये आहे ते 25 दिवस होते पीसी मध्ये, त्याचे अजून आम्हाला काहीतरी 35 दिवस बाकी आहे, त्याला परत पीसी मध्ये पाठवा आम्हाला। तो फिर वो 5-10 दिन दोबारा पीसी के लिए ले लेगा, जितना भी कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा या जैसा कन्विंस कर पाएगा कोर्ट को, तो दोबारा पीसी। मान लो उसकी जांच हो गई, फिर सारे तीनों चले गए, फिर तीसरे आरोपी की भी अगर चार्जशीट चली गई कुछ समय बाद, फिर कोई दोबारा बेल एप्लीकेशन डालता है और एक आरोपी उसमें मिल जाता है और उसके 60 दिन पूरे नहीं हुए, दोबारा वो तीनों को कस्टडी में ले सकता है। मतलब वो जो कंटिन्यूटी ऑफ अरेस्ट फ्रॉम द डे 1 जो पीसी का कस्टडी गिनना जाएगा वो वाइप आउट हो गया, जो अनुपम कुलकर्णी वाली जजमेंट थी, सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि एट द एंड ऑफ 90 डेज अगर कस्टडी में उसका चार्जशीट नहीं होता है तो 167(2) में उसका जो है बेल के लिए प्रोविधान था, वो भी वॉश आउट हो गया है बेल का प्रोविधान। तो आप समझ सकते हो कि बेल लेना बहुत काफी कठिन हो गया है, और आईपीसी के जो बीएनएस के सेक्शंस हैं वो जितना साहब ने बताया उतना सिंपल तो शायद हो गए, लेकिन उनका अंजाम जो होने वाला है वो इतना सिंपल नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ में और उसमें ब्लेंड होके ही पूरा कानून चलता है। प्रोसीजरल लॉ में उन्होंने वो सेक्शंस पे फिर आ जाता हूं मैं, आपको उसका अंजाम समझाऊंगा आईपीसी का भी। प्रोसीजरल लॉज में और क्या है कि एक है कि पंचनामा जो हर चीज में करना पड़ता है पुलिस को, मतलब घटनास्थल पंचनामा, अटक पंचनामा, जो भी है पंचनामा, सीजर पंचनामा। पहले था एक सेक्शन 100 सीआरपीसी जिसमें था कि कोई ऑफिसर किसी के मकान में जाता है सर्च करने, होटल रूम के अंदर, एनी एनक्लोज प्रेमाइसिस मतलब बंद कमरे में कहीं भी, तो कमरे के मालिक को बताना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है कि तुझे अधिकार है, तू मेरी और मेरी टीम की अंग झड़ती लेवे और पॉकेट सर्च करे कि मैं कोई प्लान करने को चीज नहीं लाया हूं। एनडीपीएस का अलग सेक्शन है, ये सीआरपीसी की बात कर रहा हूं। वो सेक्शन अभी नए कानून से हट गया है। पुलिस ऑफिसर किसी के भी मकान में, घर में जाएगा, वो सर्च करने जाएगा तो वो आप उसकी सर्च नहीं कर सकते हो पुलिस अधिकारी की, मतलब ये। और ऐसे कई सेक्शंस हैं जो मेरे निगाह से ये कानून के दुरुपयोग को बहुत मदद करने वाले हैं, और शायद ये भी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक जाके गाइडलाइंस बनेगी इसके, या तो कोई इसका गवर्नमेंट को दखल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से पंचनामे में पुलिस को पावर दिया है, और सेक्शन में ही लिखा है क्लियरली, सेक्शन 103 जो इन्होंने ये है जिसका बीएनएसएस का, वो सेक्शंस में एक एक पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको, जनरल उनका अंजाम बताते जा रहा हूं। वो सेक्शन सारे मेरे इसमें नोट्स बने हैं, सारे के सारे अलग से रिपोर्ट उसके हैं। उसका एक सब सेक्शन 2 है कि अगर पुलिस अधिकारी कोई पंचनामा करता है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, तो उससे एक चीज हो जाएगी कि नकली पंचनामे सारे बंद हो जाएंगे। क्योंकि मैं जितना पुलिस को जानता हूं, जितने पंचनामे चार्जशीटों में आते हैं वो सारे के सारे टेबल पे बनते हैं पुलिस स्टेशन में या वायरलेस वैन में, जब वहां से घटनास्थल से वापस जाते हैं, इंक्लूडिंग सीबीआई भी वही करती है ना, शायद ईडी भी वही करती होगी, कहीं मेरे घर पे ना जांच को आ जाए ईडी मिलेगा कुछ नहीं उनको। खैर एनीवे, तो ये जो पंचनामे का मामला है ना, पंच लोग को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करने का है, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का है मोबाइल पर। मतलब पुलिस ऑफिसर कोई जगह पर जाता है तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का है, और कौन जाता है पंच में वो सबका लिस्ट बनाने का है, कौन कौन गया, एवरी टीम मेंबर का लिस्ट बनाना है। नहीं तो पंचनामे में लिखा नहीं रहता है मी यानी माझा स्टाफ गेलो, पथक गेलो, कौन कौन गए उसका सबका चाहिए डिटेल, और प्लस कौन सी गाड़ी में गए वो डिटेल भी चाहिए, जो आजकल देते नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी कई जगह किसी ने एक समझो मर्डर कर दिया है, लाश को डाल दिया खाड़ी में जाके, वर्सोवा क्रीक के खाड़ी में, वेपन कहीं दफना दिया, ये हर एक चीज का पंचनामा होगा। ऑफिसर आज तक कैसा रिकवर करते थे बॉडी मलनी खाड़ियों में से, लेकिन अभी वीडियो में आना पड़ेगा कि पुलिस ऑफिसर गया जगह पर और रिकवरी हो रही है, और कौन कर रहा है वो वीडियो में बंदा दिखता मांगता है। तो जो नकली वीडियोग्राफी, नकली जो पंचनामे बनते थे वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। हाँ, बाकी असली के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कन्विक्शन रेट है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट फिगर्स बताती है, कन्विक्शन रेट का होम मिनिस्ट्री बताती है, मेरे हिसाब
हिसाब से वो बहुत ही सुपरफिशियल, मतलब वो मेकअप वाले फिगर्स होते हैं, क्योंकि उसमें ना ट्रेन क्रॉसिंग, बिगर टिकट, बहुत सारे फिगर्स है जो छोटे गुनाहों के होते हैं वो आ जाते हैं। एक्चुअल आईपीसी और ये कन्विक्शन रेट जो होता है उसमें 7, 8 या 10% के ऊपर नहीं जाता, जो अभी आज के बाद ये नए सेक्शंस के बाद लगभग 70-80% चला जाएगा। एक और जूरिस्प्रूडेंस था जो अक्सर कई बड़े बड़े वकील, धुरंधर वकील और कई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में भी आया करता था, दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये आर्गुमेंट के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुनने को भी मुझे अच्छा लगता है, आरोपी लोग को तो बहुत ही अच्छा लगता है जो होते हैं लेकिन अब ये जो अंजाम होने वाला है सेक्शंस का, ये जूरिस्प्रूडेंस लागू ही नहीं होगा कहीं भी, मतलब वो लगभग समझो सारे के सारे कन्विक्शन के तादाद पे चलने वाले हैं। जो भी डिफेंस एडवोकेट नई आईपीसी, नई सीआरपीसी का एक्विटल लाभ पाएगा, वो समझना के बहुत ही डिमांड में रहेगा, मतलब प्रोफेशनल सर्कल्स में। तो अभी सब इसमें और कठिनाइयां किधर किधर आती है सर, हम सीधा उस पर चलते हैं। और दूसरा क्या होता था, अभी मर्डर ट्रायल में, अभी एक हम ही चला रहे थे ट्रायल में, आपको बता दूं, एक मर्डर केस है, बाहर गांव से आरोपी को, शूटर को लाया, एक शहर में लाके उसका मर्डर कर दिया, उसको रोड पे छोड़ दिया, बारिश में वो भीग रहा है बॉडी, पुलिस ने जब्त किया, आरोपी डाउट से कहीं से खबर से मिला, आरोपी को लाया, उसके घर से वेपन रिकवर किए, मेडिकल रिपोर्ट गया, सब गया, अभी ट्रायल चालू हो गया, चार्जशीट में सब कुछ आ गया, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गया, ब्लड सैंपल रिपोर्ट आ गया, गन पाउडर का रिपोर्ट आ गया, बॉडी का गन का वेपन का वुंड का जो पाउडर कौन सा मिला या कौन से टाइप का वुंड था वो आ गया, वो सब आ गया। अभी जब ट्रायल चालू होता है तो जो सिरियस ट्रायल्स चलाते हैं उनको पता है की साहेब तुम्ही या ब्लड सॅम्पल पाठवला होता, कॉन्स्टेबल नंबर सो अँड सो आहे, वाकोला घेऊन गेला फॉरेन्सिकला किंवा लॅबोरेटरीला, त्याच्या साक्ष झालं नाही, मग प्रूव्ह कसं करणार, सॅम्पल गेला होता, बरं झालं, मग ते फॉरेन्सिक ज्याने टेस्ट केला होता तो सायंटिस्ट कुठे आहे, लॅबोरेटरी वाला, त्याने यायला पाहिजे, वो आना पडता है। बरं ते आयो नंतर सिनियर पीआय झाला होता किंवा डीसीपी झाला होता किंवा एसीपी झाला होता, ट्रान्सफर झालाय, आता बुलढाणा मध्ये आहे किंवा दूसरा कुठला शहर मध्ये आहे, पण तो आला नाही, उसके लिए ट्रायल लंबा चलता ही रहता था सब चीजों के लिए। और कभी विटनेस आ भी गए, साहब मी जूनियर बोलते, माझ्या सीनियर दूसरा ट्रायल मध्ये बिजी है, अभी वो सुबह से विटनेस तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है, चले जाता है, 1-2 बार, कई बार ऐसा होता है, ये नहीं कि कोई बहानेबाजी करते वकील लोग, जेन्युइन आती डिफिकल्टी, लेकिन ये डिफिकल्टियां अभी नहीं चलेगी। अभी ये लोग ने क्या कर दिया है कानून में कि जो भी ऑफिसर ड्यूटी पर है स्टेशन हाउस पे या सीनियर पीआई, जो ट्रांसफर हो गया उसको बुलाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो बोलेगा ही एफआयआर बरोबर आहे, आमच्याकडे झाली होती, आमच्याकडे रेकॉर्डवर आहे, कंटेंट्स बरोबर है। फोरेंसिक वाले को उसको बुलाने की जरूरत नहीं है जिसने और ब्लड सैंपल चेक किया है, गन पाउडर चेक किया है या वेपन का जो बुलेट का इंजरी चेक किया है, जो आज वहां पर ड्यूटी पर है वो बंदा आके एविडेंस दे देगा, बस हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर्स में भी वही है, जिसने पोस्टमार्टम किया या जिसने कुछ और उसकी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट करके फिर डेथ हुआ था, वो डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है। आज जो पोस्टेड है डॉक्टर, वो डॉक्टर लोग की गवाही से काम हो जाएगा। ये सेक्शन 336 है बीएनएसएस का, मैंने नोट्स में डाल दिया है, मेरे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बीएनएसएस का नोट्स जो है 8-10 पेज का, ज्यादा नहीं और अच्छे फॉन्ट में है। तो ये जो परिवर्तन किया है, इससे मतलब डिफेंस के बहुत सारे हथियार नाकाम हो जाएंगे और पुलिस का दुरुपयोग काफी हद तक बढ़ सकता है। अभी एविडेंस रिकॉर्डिंग में, एविडेंस एक्ट में भी काफी, उसमें एक ही सेक्शन नया लाया है एविडेंस एक्ट में, तो उसमें क्या है कि अगर जितनी एविडेंस है, अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड से कर सकती है। अगर पुलिस बोले कि साहब माझा फिर्यादी हैदराबाद मध्ये आहे, त्याच्या व्हिडिओवर रेकॉर्डिंग करा चीफ, अभी उसके बाजू में बैठ के कौन सिखा रहा है कि ये बोलो वो बोलो, दूसरा टीवी चालू है वहां देख रहा है या पीछे कुछ दिखा रहा है कोई टीवी के पीछे खड़ा रह के, तो कुछ आइडिया नहीं, क्रॉस में भी वही डिफिकल्टी आ जाएगी। लेकिन वो ऐसा प्रोविजन आ चुका है। अभी इसी तरीके से जो तारीखों वाला मामला था, तारीख पे तारीख वाला, उसमें ऐसा है कि आपको तारीख के लिए अगर विटनेस आ गया है, ट्रायल चालू हुआ है, एडजमेंट का पावर नहीं है कोर्ट को, अनलेस, मतलब पावर है लेकिन क्या हालातों में है। अगर कोई वकील मांगता है कि सर मुझे एडजमेंट चाहिए,
क्योंकि आज मेरा बॉस जो है ट्रायल चलाने वाला आर्ग्यूइंग काउंसिल दूसरे कोर्ट में बिजी है, तो दैट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एडजर्नमेंट। स्पेसिफिकली सेक्शन में लिखा है, आज तक ऐसा कोई सेक्शन नहीं था, 346 में लिखा हुआ है कि कभी भी कोई एडजर्नमेंट ये ग्राउंड पे दी नहीं जाएगी। एडजर्नमेंट फिर क्या ग्राउंड पे मिलेगी? सिर्फ इसी ग्राउंड पे मिलेगी कि अगर आप अदालत को तसल्ली दिला देते हो कि माय arguing counsel or the advocate concerned is in such a situation that the circumstances are beyond his control, और वो beyond his control का डिसीजन कोर्ट तब कंसिडर करेगा जब सामने वाली साइड की भी सुन लेगा, और अगर वो लगता है कि इट इज बियॉन्ड हिज कंट्रोल तो जाके शायद वो कंसिडर किया जाएगा। अब ये बियॉन्ड हिज कंट्रोल भी अगर अलाउड है तो बार बार अलाउड नहीं है, 2 ही बार अलाउड है। 2 बार के आगे तीसरी बार हुआ तो एविडेंस अगले अदर साइड का क्लोज हो जाएगा और वो एविडेंस बन जाएगा अगर चीफ हो चुका है तो। अभी उसमें डिफेंस का भी फायदा है, ऐसा नहीं कि खाली प्रोसिक्यूशन मजे लेने वाली है। इसमें डिफेंस का फायदा ये कि अगर मिस्टर ए कोई काउंसिल है, आर्ग्यू कर रहा है, ट्रायल के लिए आया हुआ है, उसने देखा विटनेस आया है कोर्ट में। हमारे कोर्टों की दशा कैसी है मैंने देखी हुई है सेशंस की, बाकी कोर्टों की, यहाँ का पता नहीं। सेक्रेटरी साहब, गिरी साहब और देसाई साहब तो बहुत ही मतलब सब चीजों में डीप है कि जितने 5-6 कोर्ट होंगे यहाँ पर, मेरे को नहीं लगता है कि हर एक कोर्ट को एक एक प्रोसिक्यूटर दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। 1-2-3 कोर्ट के अंदर एक आध प्रोसिक्यूटर रहता है और हर एक कोर्ट में डेली प्रोसिक्यूटर 11 से लेकर 5 तक तो अवेलेबल ही नहीं रहता है। शायद मेरे को नहीं लगता कि पूरा टाइम इतना अवेलेबल रहता है। अभी उनका उस पे भी आ जाता हूँ, वो भी बताता हूँ, उनके गले में भी डाल दिया है थोड़ा जवाबदारी। अभी ऐसा है कि अगर हम डिफेंस काउंसिल है और हमने देखा विटनेस आया हुआ है और हमने कोर्ट को इतने डालना, साहब ये विटनेस आया है, उसका पार्ट 3 है, एविडेंस चालू है, एक एप्लीकेशन डाल देना, सर प्लीज टेक दिस एप्लीकेशन, ही इज हियर, आई एम सिटिंग टिल 5 PM, प्लीज प्रोसीड विद द एविडेंस टुडे, एंड इफ ही इज नॉट कमिंग टुडे, द प्रोसिक्यूटर Until circumstances beyond his control का अर्जी प्रोसिक्यूटर डालेगा। तो ये नहीं कि हमारे ऊपर ही लागू है, डिफेंस पर ही लागू है, प्रोसिक्यूशन पे भी वही कानून लागू है। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो काइंडली ड्रॉप हिज एविडेंस एंड इट मे बी क्लोज दैट दिस विटनेस विल नॉट बी अलाउड टू बी कॉल्ड। वैसे अर्जी डाल सकते हैं, वो लिखा नहीं डाल सकते, लेकिन वो मेरा तजुर्बा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा है कि सेक्शन का फायदा हम ऐसे उठा सकते हैं कि अगर प्रोसिक्यूटर नहीं आता है तो ये नहीं कि वकील अपना टाइम वेस्ट करेगा, कोर्ट का टाइम व्यर्थ होगा और न्याय प्रक्रिया का टाइम लंबाते जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो एडजर्नमेंट वाले मामले ये बहुत कम हो जाएंगे। और मेरे को एक साहब यहाँ बैठे थे 2nd रो में, उन्होंने पूछा था, आपने पूछा था 106 आता तो हाँ, सीआरपीसी में सबसे डेंजरस सेक्शन जो डाला है पूरे सीआरपीसी और प्रोसीजरल लॉ में, वो सेक्शन 107 नोटिस इशू करेगा अदर साइड को, या तो अदर साइड को करेगा सिर्फ, और नहीं अगर उसमें कोई टेनेंट है तो टेनेंट को भी जाएगा, अगर कोई बैंक में अटैच्ड है प्रॉपर्टी तो बैंक को भी जाएगा, या किसी का रिश्तेदार, माँ भाई बहन बहू कोई रहता है तो वो जो भी ऑक्यूपेंट है यहाँ पोजीशन में है उसके पास भी जाएगा नोटिस, ऑल रिलेटेड पर्संस। अब ये नोटिस के बाद 14 दिन में अगले पार्टी ने रिप्लाई देने का है जिसकी प्रॉपर्टी है, और अगर नहीं दिया रिप्लाई तो एक्स पार्टी ऑर्डर मजिस्ट्रेट को पावर है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा। और वो एक्स पार्टी ऑर्डर या सुनवाई होने के बाद, दोनों बाजुओं की बातें सुनने के बाद जो ऑर्डर होएगा उसके 60 दिन में वो प्रॉपर्टी, अगर अटैचमेंट का ऑर्डर हुआ है फाइनल, तो 60 दिन में वो प्रॉपर्टी लिक्विडेट करके बेच के विक्टिम्स को पैसा दे देना है विदिन 60 डेज। ये टाइम कांस्टेंट थोड़ा आएगा, इंप्लीमेंट होना कठिन होगा, लेकिन वो कार्रवाई जल्दी अच्छी चालू हो जाएगी। और ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो माना जाता था कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है, मतलब एक सौतेला डिपार्टमेंट करके माना जाता था, तो उसपे गवर्नमेंट खर्च कम करती थी। और जो लोग पुलिस को करीब से जानते होंगे कि आज भी पुलिस स्टेशन में एनसी रजिस्टर भी उनको कई बार खुद के पैसे से छपवाना पड़ता है ऑफिसरों को, और उनको जूते यूनिफॉर्म पता नहीं कितनों के पास गवर्नमेंट की दी हुई है जो पहनते हो, खुद के पैसे की लेनी पड़ती है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट अभी ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट बन जाएगा, वो पुलिस वालों को भी अंदाजा हो चुका है। और आपको भी बता देता हूं कि इसमें कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां तुरंत जब्त होने लगेगी। इसमें एक और प्रावधान है कि ऑफिसर के पास अभी ये पावर दिया है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए उसने एप्लीकेशन डाली है ऑफिसर ने, और अगर वो एप्लीकेशन नोटिस देगा सामने वाले को, और सामने वाला आरोपी अगर बोलता उसमें 14 दिन के अंदर थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट करने का
चांसेस है या कुछ प्रॉपर्टी मतलब कुछ और हो जाने का चांसेस है उसमें, तो कोर्ट को पावर है और पुलिस को पावर है पहले दिन बिगर नोटिस एक्स पार्टी ऑर्डर करके अटैच कर ले, जो आज तक किसी भी कानून में मैंने नहीं देखा था। फर्स्ट डे अटैचमेंट मैंने कहीं नहीं देखा था, ये फर्स्ट डे एक्स पार्टी ऑर्डर का भी पावर दे दिया है। This is 3, this is 107 which I'm reading, page 104। लेकिन बेल की डेफिनेशन किसी कानून में नहीं थी, ना आईपीसी, ना सीआरपीसी, ना कॉन्स्टिट्यूशन में। बेल का वर्ड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड था, वहां से यूज कर करके काम चल रहा था। तो अभी इन्होंने पेज 103 पर बेल की डेफिनेशन डाल दी है, जो मैंने रिप्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन बहुत एक्सपेंड कर दिया है इन्होंने। नो अरेस्ट विदाउट प्रायर परमिशन, ये जो है किसी केस में अगर 3 साल से कम सजा है और जो आरोपी है 60 साल से ऊपर है या इन्फॉर्म है, तो फिर एसीपी की परमिशन लेनी है, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर या डीवाईएसपी जो रहेगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसमें 86 एक सेक्शन है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो भी है। और अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का ऐसा कर दिया है कि उसका ट्रायल अलग नहीं करेंगे, उसकी गैर हाजिरी में ट्रायल चालू रहेगा। आप दाऊद इब्राहिम, आप तो नहीं बोलना चाहिए आरोपी को, दाऊद इब्राहिम है, चाहे कोई फॉरेन का और कोई विजय मल्या है, या कोई और बड़ा गैंगस्टर है आप, या कोई मनी चीटर है, कोई जैसे ये मेहुल चोकसी वगैरह जो फॉरेन गए हैं, तो उनका अगर कोई ट्रायल 1 तारीख के बाद शुरू होता है, अगर चार्जशीट आई है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और अभी उसका ट्रायल शुरू, चार्जशीट आ चुकी है लेकिन ट्रायल अगर अभी शुरू हो रहा है, तो ये कानून लगेंगे और उसका ट्रायल एक्स पार्टी चलेगा। और अगर उसको अपना वकील खड़ा करना है तो उसको वकील खड़ा करने का अधिकार है, और अगर वो वकील खड़ा नहीं करता है तो उसमें एक छोटा रिलीफ है कि स्टेट विल प्रोवाइड अ वकील। अब वो स्टेट का वकील जो आता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्टेट काउंसिल्स, आई फील जो बेस्ट वकील है, महंगे में महंगे वकील है, वो शायद स्टेट की तरफ से बहुत कम आते हैं, लेकिन वो ट्रायल रुकेगा नहीं और जो कन्विक्शन उसको आ गया वो उस पर बंधनकारक रहेगा। एविडेंस विल बी बाइंडिंग, एविडेंस दोबारा चेंज नहीं होगा, दोबारा 311 करके उसी ग्राउंड पे कि मैं अवेलेबल नहीं था वो चलेगा नहीं। तो इससे एक चीज और होने वाली है कि कई आरोपी जो फरार हैं वो सोचेंगे हम कोशिश करके सरेंडर हो जावे, केस तो जल्दी चलने ही वाला है। जो मर्डर केसेस 8-8, 10-10 साल तक अपील पेंडिंग रहती है कन्विक्शन के बाद भी। सर, इसके एक इम्पैक्ट स्वामी जी इस बात के साथ सहमत होंगे, अब तक जो आरोपी अलग अलग केसों ने छुपा रखे थे, ये नए कानून में एक्स पार्टी कन्विक्ट होने के बाद वो कन्विक्ट हो जाएंगे, उनको हमको सरेंडर करना पड़ेगा बड़े से बड़े आरोपी। बहुत आसानी से एक्स पार्टी और एक्सट्राडिशन आसान हो जाता है ना, कन्विक्शन हो गया। हाँ, मैं और ज्यादा बता रहा हूँ, और ज्यादा अच्छी चीज उसी बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मेरा क्लाइंट कोई बहुत बड़ा आदमी है और फॉरेन में है मेरे कुछ क्लाइंट्स बहुत हैं, तो अगर वो चेहरे पे झलक रहा है, अगर वो क्लाइंट्स को मालूम है एक्सपार्टी ट्रायल चालू हो रहा है अभी, मेरा एडवाइस उसको यही रहेगा कि अगर तेरे को अच्छा डिफेंस और अच्छी अपनी एविडेंस की जो क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह की प्रक्रिया चला रही है, तो आप कृपया करके इंडिया आके सरेंडर हो जाओ, ट्रायल कस्टडी से झेलो, क्योंकि ट्रायल तो जल्दी खत्म होने, रुकने नहीं वाला है वो। एक बार एविडेंस चालू हो गया तो आ जाने का, सरेंडर हो जाने का। और शायद कई अकलमंद, क्योंकि जो करोड़ों की हेराफेरी करते हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज फरार हुए पड़े हैं, वो वकीलों से तो थोड़े बहुत होशियारी होंगे वो बिजनेस टैक्टिक्स में, अपनी लाइफ सेव करने में। शायद वो खुद ही सोचेंगे कि हम आ जावे इंडिया में और ट्रायल के लिए कस्टडी में रखे चलावे, तो उसमें जो ट्रायल एडवोकेट्स है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या डिमांड आने वाला है अभी जो है। क्योंकि अभी तक क्या रहता था, बेल एबीएफ तक बहुत बड़ी डिमांड रहती थी, ट्रायल के लिए बहुत कम लोग आते थे। साहेब पर तारीख एवढंच देणार मी, 1000 देना किंवा 500 मॅजिस्ट्रेट कोर्ट मध्ये मी देत नाही जास्त, तो ऐसा 490 डेज तो खैर छोटा सेक्शन है। तो ऐसा जो ट्रायल का जो अंजाम है ना, वो बहुत स्पीड अप होने वाला है, तारीख पे तारीख वाला मामला चला जाएगा। जो अधिकारी गवर्नमेंट का विटनेस है अवेलेबल नहीं है, पुलिस अगर उससे लापरवाही कर लेती है तो फिर जाके वो विटनेस की जान को खतरा ही हो जाता है। तो इतना आसान नहीं स्कीम इंप्लीमेंट करना, लेकिन लाए, खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 530 है पेज 108 पर, ट्रायल टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ट्रायल्स एंड प्रोसीडिंग्स to be held in electronic mode. All trials, inquiries and proceedings under this संहिता, including issuance of service, execution of summons, warrant, मतलब summons, warrants, notice सब कुछ कोर्ट से अभी ईमेल पर भी दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में।
एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, ये बहुत डेंजरस है। ट्रायल्स टू बी हेल्ड, टू मतलब चलाना ही है आपको, किसको, ट्रायल कोर्ट को। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट विटनेस, विटनेस कौन है, प्रोसिक्यूशन विटनेस आ गया और कंप्लेंट आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मोड, अभी साहब कहीं बाहर बैठे, अपने घर पे बैठा है, कोई गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, वहां से दे रहा है, क्या पता उसका कितना नेचुरल है, डिमेनर कैसा देखेंगे, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई सिखा रहा है उसको, नहीं सिखा रहा है। और मैंने देखा है कई पिक्चरों में, वो एक पिक्चर थी राजेश खन्ना की थी, राम और श्याम शेठ थी, डुप्लीकेट थे राजेश खन्ना। अभी क्या पता ओरिजिनल बंदा बैठा है, डुप्लीकेट वैसा मेकअप करके बैठा है, वो पता कैसा चलेगा। अभी लेडी है, किसी को कंप्लेनेंट को 6 साल पहले 4 साल पहले कंप्लेंट दी थी, आज वही बैठी है कि थोड़ा चेंज हो गया, ऑनलाइन से क्लैरिटी आती नहीं है और ऑनलाइन में फिर रुकावट आती है, वाईफाई चल नहीं रहा है बरोबर, कभी नेट डाउन है, कभी उसका कैमरा खराब हो गया है, तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ कहीं से खड़ा रखे तो वहां पे दिख नहीं रहा, या उसको आवाज नहीं जा रही, जब प्रोसिक्यूटर पूछ रहा था बरोबर जा रही थी आवाज। तो कई बार ऐसा हमने तजुर्बा देखा है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम। फिर तीसरा पॉइंट है उसमें, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन इंक्वायरीज हेल्ड एंड ट्रायल, ऑल अपीलेट प्रोसीडिंग्स और अदर प्रोसीडिंग में बी हेल्ड। अपीलेट प्रोसीडिंग्स के लिए लिखा है मे बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ये जो सेक्शन है ये थोड़ा सा डाइसी है, ये शायद सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कौन सा 530 है, क्योंकि ट्रायल के लिए तो ऑनलाइन ट्रायल चलाना मेरे को लगता है बहुत रिस्की है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय चीफ या क्रॉस दोनों भी रिस्की होता है। ट्यूटरिंग करना है उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम तो फेयर ट्रायल के लिए बैठे होते वकील। इसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 20, मिस कैसा हो गया, इसमें मिस हो गया मेरा, पेज 81 पर सेक्शन 20 है जो प्रोसिक्यूटर्स के बारे में है। अब ये पुलिस की जो होती थी ना कि भाई ये लूपहोल रख दो, वो लूपहोल रख दो, वो बंद हो जाएगा। एक तो अनलिमिटेड पावर टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन है। सेक्शन 20 में 789 सेक्शन है कि जो 7 साल तक की पनिशमेंट है, प्रोसिक्यूटर की जवाबदारी 7 से 10 के बीच में अलग जवाबदारी, 10 एंड अबव है उसकी अलग जवाबदारी, और सेक्शन 10 है उसमें। अभी तक हमने सुना था सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स में कि प्रोसिक्यूटर is the officer of the court. He is not a mouthpiece of the police. He is not a mouthpiece of the government or the complainant. He has to do only behave like officer of the court और सच सामने लाना है। अभी ये चीज सेक्शन लाके खत्म कर दिया, सेक्शन 20 का सब सेक्शन 10। इसमें ऐसा है, प्रोसिक्यूटर की जवाबदारी है कि ट्रायल चलाना और जवाबदारी है उसका अंजाम तक ले जाना। ये 377 आईपीसी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्राइक आउट किया था, इंटरप्रेट किया था कि जो रिलेशनशिप 377 या अननेचुरल सेक्स वाला मामला है वो रजामंदी से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पूरा सेक्शन ही अबॉलिश कर दिया है कि अगर 377 किसी को किडनैप करके जबरदस्ती करता है तो कोई गुनाह ही नहीं है, कोई भी सेक्शन में नहीं है। तो हाँ बिल्कुल वही सच्चाई है सर। अगर एक आध महीने बाद कभी भी जरूरत पड़ रही, कोई कठिनाई या प्रश्न खड़े होते हैं प्रैक्टिस में, तो बुलाया जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। थोड़ी सी गर्मी तो हो ही रही है, एसी चल रहे हैं, चल रहे हैं। मेरी एक और सजेशन थी गिरी साहब को, मैंने आपके फोन पर तो बोल ही दिया था कि अगर बार चाहेगा या कोशिश करेंगे गिरी साहब और सेक्रेटरी साहब दोनों, एक मैं कोई बार काउंसिल के चुनाव का प्रचार के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, शायद नहीं भी लड़ूं, क्योंकि जैसे साहब को ऐसा लगे नहीं कि मैं चुनाव की तैयारी नहीं। मैं आपको बताऊं, एक मेरी सजेशन है आज प्रेसिडेंट साहब को कि एक रिजोल्यूशन पास करवा दो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बार रूम के लिए कंपल्सरी फ्री गवर्नमेंट देनी चाहिए, और उसके लिए मेहनत करने के लिए सारे स्टेप्स लेने का पावर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को दे दो। आप लोग रिजोल्यूशन पास कर दो, फिर आप मेरा कमाल देखो, फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ के इलेक्ट्रिसिटी फ्री कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने तैयार हूं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री रही तो ये वाईफाई, माइक, एसी सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और काफी टेंशन बार का जो खर्चा हो रहा है हर महीने का वो बच जाएगा, या कई वकील शायद प्राइवेट जेब से भी खर्चा कर रहे होंगे वो भी बच जाएगा, और उसके लिए जरूरत पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पूरा खर्चा मैं करूंगा जेब से लिटिगेशन। वो कोई बार के ऊपर 1 रुपया खर्चा नहीं है जो लोन में आने दूंगा। और ये अगर आप रिजोल्यूशन जितना जल्दी पास करेंगे मैं उतना जल्दी इधर आके आपकी कार्रवाइयां शुरू करूंगा।